So friends, let's go ahead with learning the most important law in the first unit, that is law of variable proportion. मैक्सिमम स्टूडेंट्स जो है यहीं पर मार खाते हैं, इसी पॉइंट को समझने को थोड़ा डिफ़िकल्ट जाता है। थोड़ा सा समझने के लिए, एक कॉमनर का समझने के लिए लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। मेरी मानो जिस तरह से मैं समझा रहा हूँ, अगर ठीक तरह से उसे फॉलो करो, वापस से एक बार पढ़ लेना घर पे, तो आपको कहीं पर भी हो ही नहीं सकता कि कोई दिक्कत जाएगी। आपको ऐसा लगेगा बाद में कि ये लॉ सचमुच में काफ़ी इजी है, राइट। थोड़ा सा समझने का जो नज़रिया है हमें थोड़ा ठीक तरह से रखना होगा ताकि फिर हम इस लॉ को समझ सकें, right? So let's start with a very new discussion, that is the law of variable proportion, or you can say the law of diminishing returns, right? Law of diminishing marginal utility, कुछ याद आया क्या आपको? उसके अंदर हमने क्या देखा था? यूटिलिटी इज डिमिनिशिंग। ठीक उसी तरह से लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के अंदर हम देखने वाले हैं what is the reason for diminishing return. Why is it that if we keep on increasing the input, the output after a point gets on decreasing? That's all we have to understand. The law of diminishing return states the increase in sum of the inputs relative to other fixed inputs will in given state of technology cause the output to increase, but after a point extra output resulting from the same addition of extra input will become less and less. ये है ओरिजिनल स्टेटमेंट ऑफ लॉ। अगर इस स्टेटमेंट को अगर मुझे सिंपल लैंग्वेज में समझना है तो कैसे समझेंगे? इन सिंपल वर्ड्स, एडिशनल यूनिट ऑफ इनपुट of the variable factor lead to a increase in the production up to a certain point, whereas additional output produced with such a additional input diminishes after a point. स्टेटमेंट को कैसे समझेंगे? यानी हर एडिशनल इनपुट के साथ जो मेरा एडिशनल आउटपुट होता है, इट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग, बट आफ्टर अ पॉइंट, ये पॉइंट कौन सा है मैं बताऊंगा। ए पी इज इक्वल टू एम पी वाला पॉइंट है जहां हमने ऊपर देखा था ना अभी। बट आफ्टर दिस पर्टिकुलर पॉइंट द एडिशनल आउटपुट due to the additional input gets on diminishing का मतलब क्या है यहाँ पर? declining का मतलब क्या है? डिक्लाइनिंग। यानी कि शुरुआत में हर एडिशनल इनपुट के साथ जो मेरा एडिशनल आउटपुट है वो बढ़ने लगता है अप टू अ सर्टन पॉइंट, बट आफ्टर दैट सर्टन पॉइंट माय एडिशनल आउटपुट विद द एडिशनल इनपुट कीप्स ऑन डिमिनिशिंग। यानी शुरुआत में जब मैं एडिशनल इनपुट ले रहा हूँ बिजनेस में, तब प्रोडक्शन में बढ़ोतरी होती है, एडिशनल प्रोडक्शन बढ़ता है अप टू अ सर्टन पॉइंट, बट आफ्टर दैट सर्टन पॉइंट द एडिशनल आउटपुट गोज ऑन डिमिनिशिंग विथ एवरी एडिशनल इनपुट। जैसे कि मैंने ऊपर रीज़न बताया था, कुछ याद आ रहा है क्या आपको? राइट ये जो लॉ है ये शॉर्ट रन में है, अजम्पशन में ही आपको सारी चीज़ें मैं फिर से समझाऊंगा, राइट। स्टेटमेंट अभी समझ में आया आपको? सिंपल में स्टेटमेंट ये कहता है कि द एडिशनल आउटपुट विद द एडिशनल इनपुट गोज ऑन इंक्रीजिंग अप टू अ पॉइंट, आफ्टर दैट पर्टिकुलर पॉइंट एडिशनल आउटपुट ड्यू टू द एडिशनल इनपुट गोज ऑन डिमिनिशिंग, yes or no? So this is what we have in the statement of the law, right? Now let's go ahead with understanding the law of variable proportion. एक बात आप समझने की कोशिश करिए कि the law of variable proportion applies in short run. शॉर्ट रन के अंदर हमने क्या समझा है? शॉर्ट रन के अंदर प्रोडक्शन फंक्शन समझा ना मैं, शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन और लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। अंडर शॉर्ट रन ओनली वन फैक्टर, नॉर्मली कौन सा वन फैक्टर है वो? लेबर। कौन सा फैक्टर है वो? लेबर इज कंसिडर्ड टू बी वेरिएबल, rest all the factors of production are constant. The law of variable proportion applies in short run, and under short run
all the factors of production except one variable factors, that is normally labor, is considered to be constant, right? Now next heading is assumptions of law of variable proportion. Before we start this law, let's try to understand what are the assumptions on which this law is based, राइट हर एक लॉ के अपने कुछ अजम्पशंस होते हैं, कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें अजम्पशंस दिए गए हैं, हमें अजम्पशंस समझना है कि कौन से अजम्पशंस पे, व्हाट आर द अजम्पशंस ऑन द बेसिस ऑफ विच वी हैव फॉर्म दिस पर्टिकुलर लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, जिसमें पहला है स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी रिमेन्स कांस्टेंट. द स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी शुड रिमेन कांस्टेंट, right? Because if there is a change in state of technology, the total product will change. If we have shifted from traditional technology to modern technology, then my total product will increase, it will not decrease, because we have shifted our technology, right? If we are shifting from automatic to labor technology, technology of production, what will happen? My total production will decline, my total product will decline. If I upgrade my technology, my total product will increase. If I downgrade my technology, right, then my total product will decrease. So either of the scenario, टेक्नोलॉजी बदलने की वजह से टोटल प्रोडक्ट में बदलाव आ सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे टेक्नोलॉजी की चेंज की वजह से टोटल प्रोडक्ट में क्या चेंज आता है ये नहीं समझना है. हमें यहाँ समझना क्या है, हमें ये समझना है कि वेरिएबल इनपुट बदलने की वजह से आउटपुट में क्या चेंज आता है. सिर्फ वेरिएबल इनपुट का अगर इफेक्ट समझना है तो ये जो सारे फैक्टर्स हैं जो प्रोडक्शन के ऊपर इफेक्ट करते हैं ये कांस्टेंट होने ज़रूरी है. इसीलिए हम अज्यूम करते हैं द स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी टू बी कांस्टेंट. नेक्स्ट, लेबर इज द ओनली वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. लेबर इज द ओनली वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, राइट, बिकॉज इट इज शॉर्ट रन, ऑल fixed. The law does not operate when the factors are to be used in fixed proportion. जब कभी भी हम factors को fixed proportion में use करने वाले हैं, in that particular scenario this law cannot operate. Fixed proportion यानी क्या, यानी कि अगर input और output, 2 यूनिट ऑफ इनपुट से 1 यूनिट इनपुट बनेगा, 4 यूनिट से 2 बनेगा, 6 से 3 बनेगा. अब इसके अंदर इनपुट और आउटपुट का रेशियो जो फिक्स्ड है, राइट, इतना इनपुट डालोगे तो इतना आउटपुट आना ही चाहिए, राइट. ऐसे सिनारियो में ये लॉ अप्लाई नहीं होता. समझ में आ रही है बात? ये लॉ क्या कहता है, हम एडिशनल इनपुट से जो कुछ भी बदलाव हो सकते हैं वो समझने वाले हैं, लेकिन अगर सब कुछ फिक्स्ड है, इतना इनपुट देने से कंपल्सरी इतना आउटपुट आना ही है, तो ऐसे सिनारियो में भी ये लॉ अप्लाई नहीं होता, राइट. नेक्स्ट पॉइंट क्या है बच्चों? The law considers inputs and outputs, doesn't consider profitability. मेरे मशीन पे 4 लेबर की ज़रूरत है, फिर भी मैं 9 लेबर लगा रहा हूँ. क्यों लगा रहा हूँ? क्योंकि मुझे लॉ समझना है. क्या लॉ ये बोल सकता है कि मुझे, ये देखिए, ये अभी लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन के अंदर जो हम डिस्कशन करेंगे, हम टीपी की डिस्कशन करेंगे, एमपी की डिस्कशन करेंगे, एपी की डिस्कशन करेंगे. कहीं पर भी रेवेन्यू की डिस्कशन यहाँ पर नहीं है, प्राइस की डिस्कशन यहाँ पर नहीं है. सो इस पर्टिकुलर लॉ के अंदर प्रॉफिटेबिलिटी का कंसिडरेशन नहीं है, राइट. प्रॉफिटेबिलिटी का कंसिडरेशन आता है तो हम एडिशनल वेरिएबल फैक्टर जो लेबर है वो लगाएंगे ही नहीं, क्योंकि दैट विल लीड टू लॉस, राइट. इसीलिए प्रॉफिट इज नॉट कंसिडरेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर लॉ. There are 3 stages of law of variable proportion which we need to understand. So these are all the assumptions of the law of variable proportion, right. This is not a point of assumption, this is a separate heading, right. This is a separate heading. So the 4 assumptions on which the law of variable proportion is based is: the state of technology remains constant, the labor is the only variable factor of production as it is studied under long run, the law does not operate when the factors are to be used in fixed proportion, and the law considers the inputs and output and does not consider profitability. I hope the points of assumptions are very much clear. चलिए फिर बढ़ते हैं अब हमारे मेन डिस्कशन की ओर, दैट इज द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन एंड इट्स स्टेजेस, जिसमें 3 अलग अलग स्टेजेस है. जिसमें पहला स्टेज है स्टेज 1, स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, स्टेज 2, स्टेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, एंड स्टेज 3, स्टेज ऑफ नेगेटिव रिटर्न्स. ये 3 अलग अलग स्टेजेस है. यहाँ पे जो डायग्राम है जो मैंने बनाया है, इस डायग्राम के आधार पे स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3, स्टेज 1, स्टेज 2 और स्टेज 3 हम बना रहे हैं,
राइट। सो ये अलग अलग स्टेज है। स्टेज 1 को हम कहते हैं स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, स्टेज 2 को कहते हैं स्टेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, और स्टेज 3 को कहते हैं स्टेज ऑफ नेगेटिव रिटर्न्स। स्टेज 1 2 3 आर द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ द लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। चलिए धीरे धीरे अब समझने की कोशिश करते हैं व्हाट आर द डिफरेंट स्टेजेस एंड हाउ दे आर बीइंग इंटरप्रेटेड, राइट। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हम स्टेज 1 की, राइट। स्टेज 1 इज द स्टेज ऑफ increasing returns. Stage 1 is the stage of increasing returns. Under this stage, TP increases at a increasing rate. Total product increases at a increasing rate. Why does it increase at a increasing rate? Because the fixed factors are efficiently used under this stage. Under the first stage of law of variable proportion, the fixed factor are used properly or efficiently. Due to efficient use of the fixed factor of production, the TP is increasing at an increasing rate. Next, average product is maximum under this stage. The stage 1 ends where MP curve cuts the AP curve. At the point of intersection, AP and MP are equal. We have seen earlier in the relation of AP and MP, the point of intersection where AP intersects MP or AP is equal to MP, at that point of intersection AP is always maximum, right? Point S, which is the intersection of AP and MP curve, denotes the end of stage 1. यानी ये स्टेज वहाँ ख़त्म होता है जहाँ पर AP कर्व और MP कर्व इंटरसेक्ट होते हैं एट द पॉइंट ऑफ, और उस पॉइंट को हम उस पॉइंट पे जो AP होता है दैट इज मैक्सिमम। नेक्स्ट पॉइंट F ऑन द TP कर्व इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वो होता है जहाँ पर MP कर्व हाईएस्ट होती है। एडिशनल आउटपुट is highest due to additional input, that is called as the point of inflection. The point of inflection is taken from the highest point on the MP to the TP curve. Next, देखिए point of inflection is drawn on the TP curve from the MP curve where MP is maximum. तो ये जितने भी पॉइंट्स है, चलिए अब डायग्राम में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, एकदम आराम से जाएंगे, हमें कोई गड़बड़ नहीं है, राइट। ऑलरेडी इंस्टीट्यूट ने जो है हमारी डेट बढ़े, अरे कहाँ आ गए भाई, सॉरी 2 मिनट, बहुत ऊपर चला गया है तो। पहले हम लॉ समझेंगे, बिल्कुल टेंशन मत ले लो। लॉ समझने के बाद मैं आपको आराम से समझाऊंगा ऐसी क्या वजह है, ऐसे क्या रीजंस है कि ये स्टेज ऐसे ही ऑपरेट होते हैं। हम प्रॉपर लॉजिक के साथ, कंसेप्ट के साथ समझेंगे दोस्तों, राइट। जिसमें कि पहला पॉइंट है, अब स्टेज 1 क्या होता है? स्टेज 1 starts at a point where all the 3 curves are equal. देखो इस पॉइंट पे TP is equal to AP is equal to MP, राइट। और इस कर्व को अगर न्यूमेरिकली समझना है तो मैंने जो ऊपर स्केड्यूल बताया था, राइट, इस स्केड्यूल को ही आपको फॉलो करना है। देखो पहला पॉइंट जहाँ शुरुआत है, TP 100 है, AP 100 है और MP भी 100 है। बाकी चीज़ें मैं रब करता हूँ, 2 मिनट दीजिए मुझे, राइट। शुरुआत के पॉइंट में तीनों भी क्या है? 100 है। सो तीनों की शुरुआत कहाँ से हो रही है? एट द सेम पॉइंट एट ओरिजिन, राइट। वेन एवर आई हैव यूज्ड 0 factors of production, 0 variable factor, if there is 0 labor, total product will be 0, AP will be 0, MP will be 0. So all are starting from the origin. लेकिन इसके बाद क्या हो रहा है? As we are bringing in additional variable factor, this law is studied under short run. Under short run only labor is considered to be variable. So as and when I am increasing the additional unit of variable factor, that is labor, my total product, average product and marginal product are increasing, right. यहाँ पे टोटल प्रोडक्ट के लिए मैं ब्लू कलर की इंक यूज कर रहा हूँ। देखिए पहले स्टेज के अंदर ये जो टोटल प्रोडक्ट कर्व है ये इंक्रीज हो रहा है, ये क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है। रेड कलर का हम इस्तेमाल करेंगे MP कर्व के लिए, मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व इज आल्सो इंक्रीजिंग, मार्जिनल प्रोडक्ट कर्व इज आल्सो इंक्रीजिंग, राइट। एंड ग्रीन कलर यूज करेंगे हम MP कर्व के लिए, सो AP कर्व इज आल्सो इंक्रीजिंग। सो पहले स्टेज के अंदर अगर आप ऑब्जर्व करो, TP, AP, MP, they all start at the same point, they are start at the same point, but after this when we bring in additional input, then what happens? TP is increasing, AP is increasing and
MP is increasing. What is TP? TP is nothing but sum of MP, right? Summation of marginal product is nothing but your TP. Summation of my additional output due to every additional input is nothing but my total product. Total product is nothing but a total quantity produced. हर additional unit का जितना additional output है उन सबको जोड़ दो तो जो मुझे क्या मिलता है वो TP मिलता है, right? TP is increasing, AP is increasing and MP is इंक्रीजिंग. लेकिन यहाँ पर कर्व्स को अगर आप देखो, अगर हम बात कर रहे हैं एपी और एमपी कर्व की, एपी कर्व आपकी जो है वो है ग्रीन कलर की और एमपी कर्व जो है वो है रेड कलर की. दोनों में अगर आप देखो तो ज़्यादा स्पीड से कौन बढ़ रहा है, ज़्यादा ऊंचाई से कौन चल रहा है, वो है एमपी. सो पहले स्टेज के अंदर एमपी इज ग्रेटर देन एपी. As my additional output is increasing at a faster rate, my total output is also increasing at a faster rate. Hence वो ब्लू कर्व को देखो एकदम सटाक से ऊपर जा रही है. वो ब्लू कर्व सटाक से ऊपर क्यों जा रही है? क्योंकि पहले स्टेज के अंदर जो है marginal product is increasing at a increasing rate. Marginal product is increasing at the increasing rate. Is this point clear? The marginal product is increasing at an increasing rate. The average product is increasing, but as marginal product is greater than average product, the total product is increasing at a increasing rate. So first stage के अंदर जो total product होता है that is increasing very fast. Do you know what is the reason? The reason is efficient use of fixed factor of production. शुरुआत में हमारे पास एडुकेट फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है और जब हम एक एक दो दो तीन तीन लेबर लगाना चालू करेंगे तो हमारे फिक्स्ड फैक्टर का एफिशिएंट यूज होगा और उस एफिशिएंट यूज की वजह से मेरा टोटल प्रोडक्ट बढ़ सकता है. बात समझ में आ रही है आपकी, राइट? अब ये स्टेज कहाँ खत्म होता है? यहाँ ब्लैक लाइन है, इसे मैं ड्रॉ करता हूँ, राइट? एक मिनट, ठीक हो गया, इसे थिन कर लेता हूं जरा. ये यहाँ एंड हो रहा है, ये जो है ना हमारा फर्स्ट स्टेज यहाँ एंड हो रहा है, राइट? नाउ लुक एट पॉइंट एस. पॉइंट एस इज द पॉइंट वेयर एमपी इज इक्वल टू एपी. एमपी कर्व जो है, एमपी कर्व कौन से मेरी रेड वाली कर्व ग्रीन वाले कर्व को ऊपर से कट कर रही है एंड दैट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जहां पे वो कट कर रही है दैट इज पॉइंट एस. सो एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू कर्व्स आर ऑलवेज इक्वल. टू कर्व्स आर ऑलवेज इक्वल एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. सो व्हाट कैन आई से? एमपी इज इक्वल टू एपी. हमने ऊपर रिलेशंस बिटवीन समझा था. एट द पॉइंट वेयर एपी एंड एमपी इज इक्वल, एपी इज ऑलवेज मैक्सिमम. सो एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन वेयर एमपी एंड एपी आर इक्वल, AP is maximum. समझोगा रे? समझोगे नहीं समझो, राइट? सो दिस मार्क्स द एंड ऑफ स्टेज वन ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन. द स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न ends at a point where the MP curve cuts the AP curve and AP is maximum. So stage one कहाँ end होता है? Stage one वहाँ end होता है जहाँ पे MP is equal to AP and at that particular point AP is always maximum. अब एक और पॉइंट यहाँ पर रह गया है, वो है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का, जो है पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का. व्हाट इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इज अ पॉइंट ऑन द टोटल प्रोडक्ट कर्व विच इज ड्रॉन फ्रॉम द हाईएस्ट पॉइंट ऑन द एमपी कर्व, राइट? ये रेड कलर की कर्व जो है वो मेरी एमपी कर्व है. इसका जो पीक है, हाईएस्ट पॉइंट है, वो यहाँ पर है, राइट? अगर मैं यहाँ से ऊपर की तरफ एक डॉटेड लाइन अगर ड्रॉ करता हूँ, राइट? 2 मिनट, देखो इस हाईएस्ट पॉइंट से अगर ऊपर मैंने पॉइंट लेकर गया हूं तो ऊपर जो ये पॉइंट मैंने बनाया है, राइट? ऊपर ले जाकर ये जो पॉइंट बनाया है पॉइंट एफ, राइट? एक सेकंड, यस, हाँ, ऊपर ले जाकर हमने ये जो पॉइंट बनाया है पॉइंट एफ इज नथिंग बट द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन. व्हाट इज पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इज द पॉइंट वेयर एडिशनल आउटपुट इज मैक्सिमम. जिस पॉइंट के ऊपर सबसे ज्यादा एडिशनल आउटपुट आ रहा है उस पॉइंट को अगर हम टोटल प्रोडक्ट पे अगर कंसिडर करते हैं तो उस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन. आर यू क्लियर?
So the point of inflection is the point on the TP curve which is drawn by considering the maximum of the MP curve. At the maximum of the MP curve, the additional output with the additional input is highest. So at the point where the additional output is highest with the additional input taken on the total product curve is the point of inflection. So this is what we have in the स्टेज 1 स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न. क्योंकि टीपी एपी एमपी बढ़ रही हैं, इसका मतलब क्या है, फर्स्ट स्टेज को स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न क्यों कहते हैं, क्योंकि जो इनपुट है, सॉरी एक मिनट, राइट. स्टेज 1 को स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न क्यों कहते हैं, क्योंकि जो इनपुट और आउटपुट को अगर हम देखें, इनपुट आउटपुट को अगर हम देखते हैं, सो द आउटपुट इज ग्रेटर देन द इनपुट. जितना इनपुट आप लगा रहे हो उस इनपुट के मुकाबले मेरा जो आउटपुट है वो स्टेज में ज़्यादा है. जितना आप इनपुट लगा रहे हो उस इनपुट के मुकाबले आउटपुट आपको ज़्यादा मिल रहा है, आपका टोटल प्रोडक्ट फास्ट बढ़ रहा है, इसीलिए हम इसे कहते हैं स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न. तीनों भी कर्व को अगर आप देखो, राइट, टीपी एपी और एमपी. टीपी जो इस तीनों कर्व में सबसे ऊपर वाली कर्व है, ब्लू वाली, जो एकदम फास्ट से बढ़ रही है, मेरा टोटल प्रोडक्ट काफ़ी फास्ट बढ़ रहा है, इसीलिए इसे कहा जाता है स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न. दिए हुए इनपुट्स के साथ मेरा जो टोटल प्रोडक्ट है दैट इज इंक्रीजिंग एंड दैट टू बी एट अ इंक्रीजिंग रेट. एकदम फटाक से वो ब्लू कर्व ऊपर की तरफ चढ़ाई कर रही है. Yes or no? So my total product is increasing at an increasing rate, इसीलिए इसे कहा जाता है स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न. क्यों ही ऐसा है इसके बारे में रीजंस भी हम नीचे देखने वाले हैं. अभी के लिए समझ लो कि स्टेज 1 के अंदर फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का एफिशिएंट यूज होता है, जिसकी वजह से हर एडिशनल इनपुट एडिशनल आउटपुट ज़्यादा देता है, यानी हर एडिशनल इनपुट के साथ मेरा एडिशनल आउटपुट बढ़ते जाता है, जिसकी वजह से मेरा टोटल प्रोडक्ट बढ़ता जाता है, जिसकी वजह से मेरे टोटल प्रोडक्ट कर्व एकदम फास्टली ऊपर जाती है. जहाँ पर एमपी मैक्सिमम होता है, दैट पॉइंट ऑन द टीपी कर्व इज द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन. द स्टेज एंड्स एट द पॉइंट वेयर एमपी इज इक्वल टू एपी. At that point AP is maximum, right? Hence this particular stage is called as stage 1, that is stage of increasing returns. समझतोय का, right? So this marks the ends of discussion of stage 1, that is stage of increasing return. So stage 1 के अंदर हमने summary में क्या क्या देखा बच्चों? What did we see in the summary? In the summary we saw first point. समरी में जो पहला पॉइंट हमने देखा था वो था कि टीपी एपी और एमपी दे ऑल स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, दे ऑल स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, राइट. उसके बाद हमने क्या देखा था, टीपी एपी और एमपी, टीपी एमपी और एपी कीप ऑन इंक्रीजिंग, राइट. फिर इसके बाद हमने क्या देखा था, थर्ड पॉइंट हमने ये देखा था, ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर स्टेज एमपी इज इंक्रीजिंग at a greater rate than AP, that is MP is greater than MP. Next this stage ends where MP is equal to AP, right, where AP is मैक्सिमम. और इसके अलावा हमने देखा था पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन इज ड्रॉन ऑन द टीपी कर्व फ्रॉम द मैक्सिमम ऑफ MP curve. From the point where MP curve is maximum, if we take a point on the TP curve is nothing but the point of inflection. This is a short summary of stage 1, that is stage of increasing return. Why do we call it a stage of increasing return? Because the input gives a greater amount of output, additional input, additional output, right? Are we clear? So let's proceed with stage 2, right? Stage 2, stage of diminishing return. Stage 2 क्या है? Stage of diminishing return. At this stage TP increases but at a diminishing rate. TP is increasing but at a diminishing rate. I'm not talking negative, it is increasing at a diminishing rate. TP बढ़ रहा है लेकिन
धीमे स्पीड से बढ़ रहा है। यहाँ पे डिमिनिशिंग का मतलब निगेटिव नहीं होता। सो स्टेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न डज नॉट मीन निगेटिव रिटर्न। हियर डिमिनिशिंग रेट डज नॉट मीन निगेटिव रिटर्न, इट डज नॉट मीन निगेटिव रिटर्न बट increase at a smaller rate, but it is nothing but the increase at the smaller rate. This stage ends at a point where marginal product is zero, that is at point M. Now this second stage will start at a point where MP is equal to EP. At the point of intersection where MP is equal to EP, EP is the maximum, is the point of start of stage 2, right? And this stage will end at a point where MP is equal to 0. जहाँ MP is equal to 0, where MP curve will touch the x-axis, at that particular point the MP is equal to 0, and at that point stage 2 will come to an end, right? Next point where MP is 0, M, TP is maximum, right? Where MP is 0, TP is maximum. So this stage ends where TP is maximum, right? चलिए हमारे डायग्राम की तरफ आते हैं, और डायग्राम पे जो चीज़ें मैंने अभी बताई हैं वो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। इसे रब कर लेता हूँ पहले मैं, राइट? देखो, अब इसके अंदर अलग अलग कर्व्स को अलग अलग कलर दे देता हूँ मैं एक बार, ताकि मैं आपको कर्व के हिसाब से ठीक तरह से समझा पाऊँ धीरे धीरे, राइट? चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टेज 2, स्टेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, स्टार्ट्स वेयर द स्टेज 1 एंड्स। जहाँ स्टेज 1 खत्म होगा वहाँ स्टेज 2 की शुरुआत होगी, राइट? जहाँ स्टेज 1 खत्म होगा वहाँ स्टेज 2 की शुरुआत होगी। सो दैट विल स्टार्ट एट पॉइंट S. Point S is the point where stage 2 starts, and at that particular point AP is maximum, MP is equal to AP, right? इस स्टेज के बाद क्या हो रहा है देखो, अगर मेरी रेड कलर कर्व MP कर्व है तो MP is declining, right? ग्रीन कलर कर्व अगर AP कर्व अगर रेड कलर है तो AP is declining। अब ग्रीन कलर में मैं MP कर्व निकाल रहा हूँ, that is also declining। AP is declining, MP is declining, average product is declining, marginal product is declining. Why? Because see, I told you in the first stage we are using the fixed factor of production efficiently, राइट? लेकिन जैसे ही हम फर्स्ट स्टेज से सेकंड स्टेज में जाते हैं और एडिशनल लेबर, एक मशीन पे 4 लोग समझ लो काम कर सकते हैं, तो जब तक 4 लेबर हम फैक्ट्री में लाएंगे तब तक हमारा जो है फिक्स्ड फैक्टर का एफिशिएंट यूज होता रहेगा। लेकिन जब हम 5th फैक्टर से आगे बढ़ते रहेंगे तो वहाँ पे ऐसा होना है कि 5th, 6th, 7th, 8th, 5th, 6th, 7th, 8th को हम जाएंगे तब फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एडिक्वेट नहीं होगा। यानी कि 5वें से 8वें लेबर को जब हम एडिशनल लेकर आएंगे, वी विल ब्रिंग इन मोर एडिशनल इनपुट इन द फॉर्म ऑफ लेबर, सो दैट 5th, 6th, 7th and 8th labor will not have adequate fixed factor of production for working, because this is a short run, and in short run the fixed factors cannot be changed। सिर्फ लेबर बढ़ाया जा सकता है, लेकिन आने वाले लेबर के साथ और एक एडिशनल मशीन नहीं बना सकते उसी एक मशीन के ऊपर जिस पे पहले 4 लोग काम कर रहे थे और 4 लोग काम करेंगे। They will act as a helper, you can say, to the first 4 people, right? This is happening because we are in short run, we cannot change the fixed factors, right? So अब जो है उसी फैक्टर को हमें यूज करना है, इसके लिए जो है हमारा TP और MP ये फॉलिंग होता है। क्यों फॉल हो रहा है सेकंड स्टेज में? ड्यू टू इनएडिक्वेट फिक्स्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन विच कैनॉट बी चेंज्ड इन शॉर्ट रन। समझ में आ रही है आपकी बात, राइट? इसके बाद क्या हो रहा है, अब देखो मेरी जो TP कर्व है, लुक एट द TP कर्व, द TP कर्व इज इंक्रीजिंग, यहाँ पर भी वो इंक्रीज हो रही है। लेकिन कंपेयर करो पहले वाली स्टेज में और सेकंड वाली स्टेज में, पहले वाली स्टेज में ऐसे फटाक से नीचे से ऊपर की तरफ TP निकल गया, ऐसे जुप करके, कैसे जुप करके, राइट? ऐसे जुप जो है फर्स्ट स्टेज में जो TP का एकदम रॉकेट के जैसे लॉन्च हो गया ऊपर की तरफ, लेकिन जैसे ही सेकंड स्टेज में आ रही है बढ़ रही है, लेकिन ऐसा थोड़ा सा भी टिल्ट मार रहा है, राइट? द स्पीड ऑफ इंक्रीज इज बिकमिंग लेस, द स्पीड ऑफ इंक्रीजिंग इज बिकमिंग लेस। सो TP इज नो डाउट इंक्रीजिंग, बट इट इज इंक्रीजिंग एट अ डिमिनिशिंग रेट। द स्पीड ऑफ इंक्रीज हैज slowed down,
राइट, स्लो हो चुकी है बढ़ने की स्पीड, इसीलिए इसे कहा जाता है स्टेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, राइट। अभी मुझे बोलो एपी इज फॉलिंग, एमपी इज फॉलिंग, व्हाई इजंट टीपी फॉलिंग? कॉमन सेंस, कॉमन लॉजिक लगाओ। अगर आपकी कंसेप्चुअल क्लियरिटी है तो आपको इस पर्टिकुलर लॉ पे कैसे भी घुमा फिरा के अगर आपको क्वेश्चन एमसीक्यू पूछा जाएगा, यू विल बी एबल टू गिव द राइट आंसर। MP is falling, AP is falling, but still TP is increasing. Why is it so? Because the stage ends where MP is equal to 0. ये स्टेज कहाँ खत्म होता है? वहां जहां पर AP 0 है। ये स्टेज वहां खत्म हो रहा है जहां पे MP 0 है, यानी कि इतने जो ड्यूरेशन में सेकंड स्टेज के अंदर MP कहीं पर भी नेगेटिव नहीं है। समझे क्या लॉजिक? सेकंड स्टेज के अंदर MP जो है दैट इज पॉजिटिव, MP इज पॉजिटिव। सो अगर टोटल प्रोडक्ट मान लो 100 है, राइट, टोटल प्रोडक्ट अगर 100 है और अगर मार्जिनल प्रोडक्ट 5 से बढ़ रहा है तो टोटल प्रोडक्ट को बढ़ाएगा ही, कम नहीं करेगा। एज लॉन्ग एज MP इज पॉजिटिव, till that time TP will keep on increasing, because what is TP? TP is nothing but summation of marginal product of n units। जितने भी जो भी marginal product है with the addition input, उन सभी का addition is nothing but TP। बात समझ में आ रही है आपके? समझ में आ रही है क्या? TP is nothing but summation of all the MPs, राइट। मार्जिनल प्रोडक्ट का समेशन ही TP होता है। जब तक TP पॉजिटिव है टोटल प्रोडक्ट बढ़ता जाएगा। एक पॉजिटिव नंबर को एक पॉजिटिव नंबर ऐड करेंगे तो नंबर बढ़ता है कि कम होता है? 1 + 1 = 2, 1 + 1 0 नहीं होता, यानी एक पॉजिटिव नंबर को दूसरे पॉजिटिव नंबर से ऐड करोगे तो वो बढ़ेगा ही। इसीलिए सेकंड स्टेज के अंदर भले ही MP डिक्लाइन हो रहा है बट इट इज नॉट नेगेटिव, इट विल गेट नेगेटिव आफ्टर इट इंटरसेक्ट्स एक्स एक्सिस। लेकिन ये स्टेज कहाँ खत्म हो जा रहा है? वहीं खत्म हो जा रहा है जहां MP बिकम 0। तो व्हेन MP is 0 it is still not negative, it is still not negative। so second stage के अंदर MP is declining but MP is not negative, as MP is positive TP is still increasing but it is increasing at a diminishing rate as the MP is declining। additional output with the additional input is increasing but at a slower rate, due to which my total product is also increasing but it is increasing at a diminishing rate or at a slow rate। तो इसीलिए MP गिर रहा है लेकिन MP पॉजिटिव है, इसकी वजह से मेरा TP बढ़ रहा है लेकिन एक स्लो स्पीड से बढ़ रहा है, क्योंकि वो बढ़ रहा है अभी तक नेगेटिव नहीं है, इसीलिए इसे हम कहते हैं स्टेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। अंडर द स्टेज of diminishing return the TP is increasing at a diminishing rate, it is not negative, it is not negative stage of negative returns तब चालू होंगे जब TP will start falling, right? so under second stage MP is still positive, this stage ends where MP will become 0, right? and due to this reason the TP is not falling, TP is increasing at a diminishing रेट। एक और पॉइंट है, अब ये पॉइंट M जहां पर ये स्टेज 2 खत्म होता है, अगर इस पॉइंट से अगर एक पॉइंट मैं अगर ऊपर की तरफ ड्रॉ करूं, राइट, लेट्स ड्रॉ अ पॉइंट अप ऑन टू द TP curve। now look at the TP curve, right? look at the TP curve, this point H on the TP curve, this point H on the TP curve is the maximum। उस कर्व को ऑब्जर्व करो, उस कर्व का मैक्सिमम पॉइंट, सबसे बड़ा पॉइंट, सबसे ऊंचा पॉइंट H है, और उस पॉइंट को पैरेलल अगर आप MP कर्व पे पॉइंट ड्रॉ करो so that is where MP is 0। so what conclusion we can draw? where MP is 0 TP is मैक्सिमम। जहां पे MP 0 हुआ वहां पे मैक्सिमम होगा, क्योंकि उसके बाद इसके बाद जैसे ही MP नेगेटिव होगा
सो व्हाट इज टीपी? टीपी समेशन ऑफ ऑल एमपी। सो जैसे एक निगेटिव एमपी आएगा तो टीपी कम हो जाएगा, एक प्लस और एक माइनस। सो संख्या बढ़ती है कि कम होती है? एक प्लस और एक माइनस को लेकर संख्या कम होती है, लेकिन संख्या बढ़ती नहीं है। इसीलिए इस स्टेज के बाद जो है मेरा टीपी डिक्लाइन होने वाला है। एज लॉन्ग एज एमपी इज पॉजिटिव और जीरो, दिस विल गिव मी द पॉइंट वेयर द टीपी इज मैक्सिमम। वेयर एमपी इज जीरो, टीपी इज मैक्सिमम मेरे दोस्तों। And at this particular point is the end of stage 2, that is stage of diminishing returns. Are all the points clear? पहले वाले स्टेज में इंक्रीजिंग रिटर्न इसलिए है क्योंकि एडिक्वेट आपके पास फिक्स फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, उसके ऊपर आप जो वेरिएबल फैक्टर यूज कर रहे हैं उसका एफिशिएंट इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन सेकंड स्टेज में टोटल प्रोडक्ट बढ़ रहा है दोस्तों, लेकिन उतने स्पीड से नहीं बढ़ रहा क्योंकि अब जो है फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इनएडिक्वेट हो चुके हैं। फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या हो चुके हैं? इनएडिक्वेट हो चुके हैं, जिसकी वजह से हम एडिशनल इनपुट को कोई काम नहीं असाइन कर पा रहे हैं। दे आर जस्ट वर्किंग एज हेल्पर टू द अर्लियर 4 वर्कर्स। हेंस टोटल प्रोडक्ट नो डाउट इज इंक्रीजिंग, बट इट इज नॉट इंक्रीजिंग एट दैट फास्ट रेट। अगर मान लो एक मशीन के ऊपर 4 लोग काम कर रहे हैं, अगर आपको लॉन्ग रन में होते, लॉन्ग रन में आप एक और मशीन ला लेते तो 2 अलग मशीन पे ये 8 लोग काम करते, पहले 4 लोग पहले मशीन पे काम करते, दूसरे 4 लोग दूसरे मशीन पे काम करते, तो इसमें टोटल प्रोडक्ट उसी स्पीड से बढ़ता जैसे पहले बढ़ रहा होता। समझ में आ रहा है? ये पॉइंट है जो याद रखना है आपको। सबसे मेन चीज जो आपको याद रखनी है कि दिस लॉ ऑपरेट्स अंडर शॉर्ट रन, एंड अंडर शॉर्ट रन ऑल द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन एक्सेप्ट लेबर आर कांस्टेंट। समझो क्या? समजलं का बाबा कि नाही समजलं? सांगा की। चलो शॉर्ट में अब समरी करते हैं हम इसकी स्टेज 2 की। स्टेज 2 पहला, इसे क्या कहते हैं हम? डिमिनिशिंग स्टेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, राइट? डिमिनिशिंग यानी स्लोली the returns are coming, but they are coming slowly, they are not negative, they are not negative, right? ये स्टेज कहाँ शुरू होता है? ये स्टेज वहाँ शुरू होता है जहाँ पे MP is equal to AP and at this point AP is maximum। फिर इसके बाद MP and AP are falling, दोनों भी फॉलिंग है, लेकिन MP क्या है बच्चों मेरा? पॉजिटिव है, राइट? देन आफ्टर अ पॉइंट MP is equal to 0, at this point TP is maximum, right? TP is maximum where MP is equal to 0, right? And this stage ends where MP is equal to 0. This stage starts at the point where MP is equal to AP, where AP is maximum. After that point TP falls, sorry, AP falls, MP falls. As AP and MP are falling, TP is increasing but at a diminishing rate. It is increasing because MP is still positive. This stage ends where MP is equal to 0. This stage ends where MP is equal to 0, and at that point where MP is equal to 0, TP is maximum. TP is maximum. Is it clear? Is it clear? इसीलिए हम इसे कहते हैं स्टेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। ऐसा क्यों हो रहा है? बिकॉज वी आर हैविंग इनएडिक्वेट फिक्स्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। समझ तो एक आया, राइट? नेक्स्ट पॉइंट है स्टेज 3। अब स्टेज 1 खत्म हो चुका है और स्टेज 2 खत्म हो चुका है, अब स्टेज 3 की बारी। नाउ वेयर डज स्टेज 3 स्टार्ट? स्टेज 3 विल स्टार्ट एट अ पॉइंट वेयर MP इज इक्वल टू 0। जहां सेकंड स्टेज खत्म होगा वहीं थर्ड स्टेज चालू होगा। जहां पर सेकंड स्टेज खत्म होगा वहां थर्ड स्टेज चालू होगा, सेकंड स्टेज खत्म वहां हुआ था जहां MP is equal to 0, so third stage will start at a point where MP is equal to 0। थर्ड स्टेज को हम कहते हैं स्टेज ऑफ नेगेटिव रिटर्न्स। अब नेगेटिव रिटर्न्स बोला जा रहा है, क्यों बोला जा रहा है? देखो, राइट? कर्व्स, ग्रीन वाली कर्व मेरे MP कर्व है, रेड है। सी यहां से शुरुआत हो रही है, यहां से नीचे जो है MP जा रहा है। नाउ इन द थर्ड स्टेज द MP कर्व इज कटिंग द x एक्सिस एंड गोइंग बिलो द x एक्सिस। Whenever a
whenever a curve is cutting the x-axis and going below the x-axis, that means it is becoming negative. So what is happening in this particular stage? In this particular stage, the MP curve is cutting the x-axis and the MP curve is becoming negative, right? So during the third stage, MP additional output is negative. एक मशीन है जिसके ऊपर 4 लोग काम कर सकते हैं, 4 ऑलरेडी काम कर रहे थे, उसके ऊपर और 4 हेल्पर दे दिए, उसके बाद और एडिशनल तुम 4 लोग दो, तो वो 4 लोग तो ऐसे हाथ धरे के धरे रह जाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी एक आदमी काम कर रहा है, उसका काम संभालने के लिए, उसको हेल्प करने के लिए ऑलरेडी एक आदमी है। अब हेल्पर को भी हेल्पर लगाएंगे तो उस एडिशनल हेल्पर का क्या काम होगा? कुछ नहीं होगा, उसकी प्रोडक्टिविटी जीरो होगी। इसलिए क्या समझ में आ रहा है हमें? यह समझ में आ रहा है कि आप वेरिएबल फैक्टर अगर बढ़ाते जाओ तो फिक्स्ड फैक्टर के ऊपर जो है उसका यूसेज जो है कम होता जाएगा, राइट? सबसे पहले वाले स्टेज में एडुकेट फिक्स्ड फैक्टर थे, सेकंड वाले स्टेज में इनएडिक्वेट हो गए, अब थर्ड में अति ज्यादा इनएडिक्वेट हो गए, बहुत ज्यादा इनएडिक्वेट हो गए। यानी कि एक व्यक्ति एक हेल्पर तक ठीक था, 4 लोग 4 हेल्पर तक ठीक था, 4 लोग 4 हेल्पर के बाद भी और अगर तुम 4 लोग लाओगे तो 4 लोग तो आइडियल ही रहने वाले हैं। यानी उन एडिशनल 4 लोगों की वजह से जो मेरा एडिशनल आउटपुट होने वाला है दैट विल बिकम नेगेटिव। हेंस ड्यूरिंग दिस स्टेज एमपी इज बिकमिंग नेगेटिव। एज एमपी इज बिकमिंग नेगेटिव, TP will also fall or TP will decline. Why is TP declining? Because MP is negative. TP is nothing but summation of MP. If summation of MP, if MP देखो TP 10 है और -2 MP है, 10 + -2 कितना होता है? 8 होता है। तो TP बढ़ता है कि कम होता है? TP घटता है, TP घटता है, TP घटता है। TP क्यों घट रहा है? क्योंकि MP निगेटिव जा रहा है, MP निगेटिव जा रहा है, TP समेशन ऑफ MP, hence TP is declining my dear friends, hence TP is declining, right? As MP is becoming negative, as MP is becoming negative, my TP is declining। देखो इसीलिए स्टेज के अंदर जो TP कर्व है वो भी अब नीचे की तरफ जा रही है। जहाँ पे MP is equal to 0 जहाँ स्टार्ट किया था वही पॉइंट था जहाँ पे TP मैक्सिमम पहुंचा जा सकता था। उस स्टेज के बाद जो है मेरा जो TP है वो घटता जा रहा है। और वो क्यों घट रहा है? क्योंकि इस स्टेज के अंदर मेरा MP नेगेटिव हो रहा है, एक्स एक्सिस को कट करके भी आगे जा रहा है। तो MP इज बिकमिंग नेगेटिव ड्यू टू विच TP इज ऑल्सो डिक्लाइनिंग एंड बट ऑफ कोर्स द AP कर्व इज ऑल्सो डिक्लाइनिंग। सॉरी, इसका रेड कलर है ना, 2 मिनट। AP कर्व इज ऑल्सो डिक्लाइनिंग, राइट? TP इज डिक्लाइनिंग, AP इज डिक्लाइनिंग, MP इज डिक्लाइनिंग, सब डिक्लाइन ही है। सब इंक्रीज है तो इंक्रीजिंग रिटर्न, सब डिक्लाइन है तो डिक्रीजिंग रिटर्न। सिंपल लॉजिक, दिमाग मत लगाओ। सब इंक्रीज तो इंक्रीजिंग रिटर्न, सब डिक्लाइन तो डिक्रीजिंग रिटर्न। कुछ इंक्रीज कुछ डिक्रीज रहा तो डिमिनिशिंग रिटर्न। जैसे सेकंड के अंदर TP बढ़ रहा है, बाकी 2 कम हो रहे हैं, राइट? तो इंक्रीज डिक्रीज का कॉम्बिनेशन रहा तो डिक्रीजिंग, सभी इंक्रीजिंग रहा तो इंक्रीजिंग, और सब डिक्रीजिंग रहा तो डिमिनिशिंग। ये कॉमन लॉजिक तुम लगा सकते हो, सिंपल वाली लॉजिक, राइट? क्योंकि अब तीसरे स्टेज के अंदर MP नेगेटिव हो रहा है, इसकी वजह से मेरा TP कम हो रहा है और साथ साथ मेरा AP भी कम होता जा रहा है, राइट? सो थर्ड स्टेज क्या है? स्टेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि अब हमारे पास फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या है? इनएडिक्वेट है। समझो, राइट? TP tends to decrease during this stage, MP tends to be negative during this stage, which leads to decrease in the TP. All the curves TP, MP and AP are falling during this stage, right? इसीलिए हम कहते हैं इसे स्टेज ऑफ नेगेटिव रिटर्न्स। नेगेटिव रिटर्न्स क्यों? क्योंकि एडिशनल इनपुट लाने के बावजूद भी मेरा TP बढ़ने की जगह घट रहा है। ऑलरेडी एक मशीन पे 4 लोगों की जरूरत थी, 4 की जगह मैंने 8 लोग दिए, और अगर 4 लोग अगर मैं ला लूं तो वो 4 लोग हाथ घड़ी करके, हाथ फोल्ड करके ही ऐसे खड़े रहेंगे। तो ऐसे सिनारियो में उनकी प्रोडक्टिविटी 0 रहेगी और एडिशनल इनपुट की वजह से जो मेरा एडिशनल आउटपुट है वो बढ़ना तो छोड़ो, वो घटना शुरू हो जाएगा। क्योंकि वो व्यक्ति पैसे तो लेगा, कॉस्ट तो उसके ऊपर इनकर होगा, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ टाइम पास ही करने वाला है। समझ में आ रही है आपकी बात? इसलिए मेरा इस स्टेज में MP नेगेटिव है और MP नेगेटिव होने की वजह से मेरा TP भी क्या है? डिक्लाइनिंग है। समझतोय का सगळ्यांना? समझ में आ रहा है क्या? राइट? व्हाट इज थर्ड स्टेज? थर्ड स्टेज इज स्टेज ऑफ नेगेटिव रिटर्न्स। ड्यूरिंग दिस स्टेज MP cuts at the
MP cuts the x-axis and falls below the x-axis, due to which MP is negative. As MP is negative, TP is also falling, right? And AP is also falling. During the third stage, TP, AP, MP, all the three curves are declining, or the three curves are falling. As TP, MP, AP are falling, this stage is termed as stage of negative returns. स्टेज ऑफ नेगेटिव रिटर्न इसलिए है क्योंकि टोटल प्रोडक्ट इस वाले स्टेज में मेरा कम हो रहा है, पहले वाले में बढ़ रहा है, वो भी एकदम फास्ट बढ़ रहा है, इसीलिए स्टेज ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न। सेकंड वाले में बढ़ रहा है लेकिन बढ़ने की स्पीड कम हो गई, इसीलिए स्टेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। लेकिन थर्ड वाले स्टेज में मेरा टीपी कम हो रहा है, इसीलिए कहते हैं स्टेज ऑफ नेगेटिव रिटर्न्स, राइट। सो अब स्टेज 3 की समरी बनानी है अपने को, राइट। आ जाओ, स्टेज 3 की समरी। पहला पॉइंट क्या कहता है, राइट, स्टार्ट्स एट पॉइंट वेयर MP इज इक्वल टू 0, राइट। इसके बाद क्या है, MP फॉल्स बिलो x एक्सिस। इसकी वजह से MP क्या हो रहा है, मेरा निगेटिव हो रहा है, ड्यू टू विच में MP इज बिकमिंग नेगेटिव, यस और नो। Starts at a point where MP is equal to 0, MP falls below x-axis, so MP becomes negative, right? Next point here is TP, AP and MP all are falling, all the curves are falling, and TP curve is declining. Why is it declining? Because marginal product is negative. As marginal product is negative and TP is nothing but the summation of marginal product, hence the TP curve is declining during this stage. As the TP curve is declining during this stage is termed as stage of negative returns. समझ में आ रहा है? ये स्टेज वहाँ शुरू होती है जहाँ MP is equal to 0. So this is the end of stage 3 discussion, that is stage of negative returns. So what did we see? The law of variable proportion talks about the additional output and additional output with every additional input. इस वाले लॉ का क्रक्स क्या है, हर एडिशनल इनपुट लाने की वजह से एडिशनल आउटपुट में किस तरह के बदलाव होते हैं, ये लॉ हमें कहता है। तो इस लॉ में हमने ये देखा कि हर एडिशनल इनपुट के साथ शुरुआत में जो है मेरा एडिशनल आउटपुट बढ़ता जाता है टू अ पॉइंट। आफ्टर at that particular point my additional output will tend to be negative, due to which my total product will keep on falling. The law of variable proportion is studied in 3 stages: stage 1, stage 2, stage 3. Stage 1 is termed as stage of increasing return, where TP, AP, MP all are increasing. MP is increasing at a faster rate than AP, hence TP is increasing at a very fast rate. The maximum point on the MP is called as the point of inflection on the TP. This stage ends where MP is equal to AP. At this point AP is maximum. This marks the end of stage 1, that is stage of increasing return. Stage 2 starts at a point where AP is equal to MP, where AP is maximum. After this point MP and AP curves tend to decline, but MP falls at a faster rate. MP falls at a faster rate as additional output is falling at a faster rate, hence the TP curve is increasing at a diminishing rate. This stage cannot be called as negative returns because during this stage MP is still positive. This stage ends where MP is equal to 0. At point where MP is equal to 0, TP is maximum. The third stage is called stage of negative returns. At this stage MP curves the x-axis and falls below the x-axis, and MP becomes negative. As MP becomes negative, total product tends to decline. During the third stage, TP, AP, MP all are falling, hence this stage is to be termed as stage of negative returns. That is, due to additional input, the additional output I am getting is becoming negative, hence it is called a stage of negative returns. This marks the end on discussion of the law of variable proportion. I hope all the concepts are very much clear. Thank you so much.